अन हो गया सर? लास्ट लेक्चर पे सब लोग थे? तुम भी थे? चलो। तो कहाँ तक बात की थी, क्या कुछ बताए थे? क्या बस इंट्रोडक्टरी ही था? तो इंट्रोडक्टरी सिलेबस डिस्कस किए थे कि नहीं? सिलेबस डिस्कस कर लिए थे पेपर वाइज कि क्या तुमको पढ़ना है। अभी अपने पर्टिकुलर पेपर पे नहीं चले थे, है ना? ठीक। तो हर एक पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसकी फिजिक्स है, क्या उसमें पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर पे कर लिए। ठीक है, अब चलो उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी फ़िलहाल हमको कौन सा पेपर स्टडी करना है, हम कौन सा पेपर पढ़ाएंगे, उस पेपर के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक ओवरव्यू जान लेते हैं। उसके बाद फिर पर्टिकुलर यूनिट उठा के उससे टॉपिक हम लोग डिस्कस करें। अभी फ़िलहाल हम आपको अभी कुछ दिन जब तक चलेगा पेपर थर्ड आप लोग को हम डिस्कस करेंगे। दो पेपर अभी फ़िलहाल हम लेके चलेंगे आप लोगों को। पेपर थर्ड मॉडर्न फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और पेपर फोर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों पेपर बहुत लेंदी है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों पेपर जो भी है पढ़ाएंगे, पेपर थर्ड हो चाहे पेपर फोर्थ हो, इस दोनों में तो बहुत सारी फिजिक्स पढ़नी है, बहुत सारे यूनिट्स अभी तो सिलेबस समझाएंगे तो बताएंगे कितनी सारी का समावेश इसमें है। और दोनों पेपर एज कंपेरिजन टू पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बहुत आसान, बहुत ही आसान है। और पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ बहुत ही टफ है। तो हमको क्या करना है, टफ से मतलब नहीं है, अगर हमको हर एक चीज़ क्लियर हो रहा है तो वो टफ चीज़ भी हमारे लिए आसान हो जाती है। तो टफ वर्ड कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करने वाला है। दिक्कत हमको ये करना है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ें उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो टफ चीज़ भी हमको बहुत आसान लगने लगे। तो हमारे सिनेरियो में टफ वर्ड रहेगा ही नहीं। तो हम लोग को अपनी पढ़ाई कुछ इस तरीके से करनी है। हम एक जो भी वर्ड बोलेंगे, जो भी वर्ड लिखाएंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग तुम लोग को समझा देंगे। और तुम लोग का भी काम यही होगा, जैसे आज जो भी लेक्चर पढ़ लिए और घर पे जाके उसका नोट्स मिल गया तुमको, घर पे जाके उसको एक बार सीरियसली पढ़ना। और पढ़ने के बाद फिर तुमको लगेगा कि जो सर बताए हैं उसमें या जो लिखाया है उसमें कोई ऐसी चीज़ है फिर हमको नहीं समझ में आ रही है, तो नेक्स्ट लेक्चर का फर्स्ट 10 मिनट्स उसी के लिए होगा कि जो चीज़ें तुमको नहीं समझ में आएगी पहले उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चला जाएगा। और चूँकि 4 पेपर हैं, पेपर लेंदी है, कोर्स ज़्यादा है, तो हमको अपनी कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, यानी कि रेगुलर रहना पड़ेगा और हर एक क्लास पूरी अटेंड करना पड़ेगा, तब हम लास्ट अप्रोच की तरफ प्रयास करेंगे। और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है वो टिल एग्ज़ाम 100% सिलेबस हमारा कवर्ड है। तो उसके लिए हमको प्रॉपर रूप से हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी फुल स्ट्रेंथ के साथ, आपको भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई भी लेक्चर मिस करोगे तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जिसको जो भी डाउट होगा, चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ऑन द स्पॉट क्लास में ही उसको डिस्कस कर लो। ये नहीं क्लास के बाहर डिस्कस करो, बहुत चीज़ें दिक्कत होती है, क्लास के बाहर पता चलता है, वहाँ से चीज़ें दूसरी लेवल तक पहुँच जाती हैं, तो फिर वो समझने में दिक्कत आती है। अभी यही क्लास में ही डिस्कस कर लो, जो भी चीज़ दिक्कत हो। वैसे हम इंश्योर हैं कि इतना तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना के बराबर हो। ठीक है, तो अभी पेपर थर्ड स्टार्ट करते हैं। पेपर फोर्थ अभी कुछ दिन पढ़ लें, पहले कुछ सिलेबस हो गया, हम लोग हैबिचुअल हो जाए, उसके बाद पेपर फोर्थ भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी स्टार्ट करें। ठीक है, पेपर थर्ड है हमारा मॉडर्न फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स आपसे इसका कंट्रीब्यूशन था वो कितना था हमारा, अगर इसका क्रेडिट देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट है तो 50 मार्क्स के इसका इस पेपर का
कंट्रीब्यूशन था, यानी कि ये पर्टिकुलर पेपर कितने लिए हमको स्टडी करना है 50 मार्क्स के लिए। अब ये देखो कि यहाँ से थर्ड ईयर से जो पहले ही बताया कि जो भी पेपर हमको स्टार्ट करने हैं वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। लेंदी होने के से इसमें देखो दो पार्ट हमको डिस्कस करने हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक स्टैटिस्टिकल। अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस करते थे, चाहे सेकेंड ईयर में ऑप्टिक्स रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, थर्मल रहा हो, फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स रहा हो, वेव एंड ऑक्सीलेशन रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो एक पर्टिकुलर ब्रांच हम लोग स्टडी करते थे फिजिक्स। यहाँ पर देख रहे हो हमको दो ब्रांच स्टडी करें, लेकिन दो ब्रांच में अभी मॉडर्न फिजिक्स में कई सारी ब्रांचेज हमको स्टडी करनी। तो एक तरह से अगर हम अपना सिलेबस देखें और उसको जानने की कोशिश करें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब कुछ फिजिक्स में ब्रांचेज में कुछ पार्ट्स ऐसे रह जाते हैं जो एडवांसमेंट की तरफ अप्रोच करते हैं, एडवांस फिजिक्स में उसको हम स्टडी करते हैं। यानी कि इस थर्ड ईयर के सिलेबस में जितना मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ रहे हो वो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो, उनके बारे में हमको एनालिसिस करना है। तो जैसे हमारे मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चीज़ हमको डिस्कस करना है लेजर एंड मेजर। अभी मतलब समझाते हैं सबका मतलब क्या है। सेकेंड पार्ट हमको डिस्कस करना है न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट। थर्ड पार्ट हमको डिस्कस करना है न्यूक्लियर फिजिक्स। फोर्थ पार्ट डिस्कस करना हमको पार्टिकल या एलिमेंट्री फिजिक्स। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना हमको मैग्नेटिज्म। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमको सबसे पहले डिस्कस करना है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आगे जाओगे तो शार्ट में स्टैटमैक भी बोलते हैं, स्टैटमैक बोलते हैं, ठीक है। यदि शार्ट में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या लास्ट में उसको जनरली बोलोगे स्टैटमैक हम पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उसका पूरा वर्डिंग होती है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट इसमें हमको देखना रहता है थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड हमको दिखना रहता था क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिक्स हमको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हमको ये थ्योरी देखनी है। अब देखो कितनी सिमिलरिटीज़ दोनों में अलग अलग है, दोनों पार्ट हमको डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पर देखो हर एक यूनिट अभी तक पढ़ते थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे ऑप्टिक्स हो, हर एक यूनिट अपने सेकंड यूनिट से कोरिलेटेड हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर सारी यूनिट जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो एक तरह से देखो जो हमारा ये पेपर है इसमें कई सारी ब्रांच हमको स्टडी करने को मिलेंगे, सबके एडवांस। जैसे हमारा लेजर मेजर है तो एक तरह का क्या है लाइट सोर्स है, क्या है लाइट सोर्स है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यहीं उठ जाता है कि हम लोग ऑप्टिक्स पढ़े होंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, तो ऑप्टिक्स ब्रांच ही ऐसी ब्रांच थे जिसमें हम लाइट या लाइट से रिलेटेड फिनोमेनन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये भी जब एक लाइट सोर्स है तो इसको हम वहाँ क्यों नहीं पढ़ें, वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ें, क्यों इसको हम यहाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका भी एक क्वेश्चन मार्क है, चीज़ें कई बार हमारे दिमाग में आती हैं कि आखिर ये भी एक तरह का लाइट सोर्स है, तो हम क्यों नहीं ऑप्टिक्स ने इसको स्टडी किए, क्यों यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ऐसे हमारा न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करना। न्यूक्लियर फिजिक्स यानी न्यूक्लियस के बारे में बात करना, कोई भी न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, उस न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है, उस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उस न्यूक्लियस से हमारे जो भी एनालिसिस हो सकती है, सारी डिस्कशन हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। फिर पार्टिकल, इस न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कई सारे, जैसे साइक्लोट्रॉन, मेगाट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। आजकल जितने भी एनवायरमेंट रिसर्च वर्क हो रहे हैं वहाँ पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली टारगेट यही होता है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर पार्टिकल है उसके ऊपर हम इतनी इंस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें कि वो क्या हो जाए, डिफ्रैक्ट हो जाए। तो वो सारी एनालिसिस अगर हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं तो वो हमारे न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, गीगर मूलर काउंटर। और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की एनालिसिस, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सारी एनालिसिस सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हम लोग इस चैप्टर में करते हैं, न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर में। उसके बाद पार्टिकल या एलिमेंट्री फिजिक्स।
ये न्यूक्लियर फिजिक्स से ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे नेचर में कई सारे, जैसे हमारे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और कुछ हमारे आर्टिफिशियल पार्टिकल्स होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स के एनालिसिस, उनका बॉन्डिंग, सब चीज़ उसके बारे में एनालिसिस, उसका कंजर्वेशन लॉज कैसे फॉलो होते हैं, सब हम पार्टिकल फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। यानी ये दोनों चैप्टर थोड़ा सा सिमिलर एक दूसरे से कोरिलेटेड। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स से इंस्टेंट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ये लेजर मेजर थोड़ा सा एकदम अलग पार्ट है। उसके बाद है मैग्नेटिज्म, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है कि मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या बात करते हैं, कैसे क्या मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे न्यूक्लियर पार्ट के एडवांसमेंट रिसर्च में वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करें। दूसरा है हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम पहले ही बताए थे, उसी दिन डिस्कस किए। क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों कैसी मैकेनिक्स है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स होती है। इन दोनों में कभी भी हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड करते। जैसे 3 तरह की मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, तीसरा पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तीनों का मतलब समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ने के बाद तो समझ ही नहीं आएगा। तीनों का पहले मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है। पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई होता है? माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के लिए। ये चीज़ याद रखना, माइक्रो मतलब हैवी पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई होता है? माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के लिए अप्लाई होता है। क्वांटम मैकेनिक्स किस पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई होता है? माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के लिए अप्लाई होता है। ये तो थोड़ा बहुत डिफरेंस पता हो चलता है। अब देखो डिफरेंस कैसे करोगे कि माइक्रो पार्टिकल के लिए क्लासिकल भी अप्लाई होता है, माइक्रो पार्टिकल के लिए स्टैटिस्टिकल भी अप्लाई होता है। फिर दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम तुम लोग को इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि जनरल भी बता सको कि कैसे उसके फिर फिजिक्स का बताओ। अब देखो जब क्लासिकल की बात करोगे माइक्रो पार्टिकल सिस्टम, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टिकल के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, 2 पार्टिकल के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, 3 पार्टिकल के बारे में, लेकिन इससे जैसे ही ज़्यादा पार्टिकल होगा हम उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर पाते। और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? न्यूटन्स लॉ होल्ड होता है। पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ होल्ड। अब न्यूटन्स लॉ होल्ड होता है, इसका मतलब हम लोग लास्ट लेक्चर पे समझ लिए थे कि कहीं भी अगर न्यूटन्स लॉ होल्ड हो रहा है इसका क्या मतलब है, क्या सिनेरियो निकल के आता है। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम पार्टिकल के बारे में, और यहाँ पर जो भी हम एनालिसिस करते हैं, जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। यानी किसी भी देखते होगे मोशन पे चैप्टर लगाते हो, क्वेश्चन लगाते हो, तो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कम पार्टिकल सिस्टम, 1, 2, 3 पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास ऐसी संख्या हो गई कि हमारे पास एवोगाड्रो नंबर यानी 10 to the power 12 पार्टिकल सिस्टम है। अब बताओ 10 to the power 12 पार्टिकल सिस्टम या उससे अधिक पार्टिकल है हमारे पास, तो वो भी एक्चुअल में माइक्रो पार्टिकल हुआ। अब उस माइक्रो पार्टिकल की एनालिसिस करना है तो इतना आसान तो है नहीं। 10 to the power 12 पार्टिकल, एक एक पार्टिकल लिखते चलोगे, लगाते चलोगे, तब भी पूरी समय बीत जाएगा, लेकिन एनालिसिस एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे। तब उस सिस्टम के लिए बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैसा है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स है। इसलिए इसमें कभी हम रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं पढ़ते, बस डिफरेंस है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के अगर उनका एवरेजेज भी ले तब भी हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसलिए ये क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के लिए अप्लाई होते हैं। और चूंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो हम एनालिसिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, इसलिए इस यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चलेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले उसके बेसिक फंडे को ही क्लियर करेंगे कि क्या आता है, कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, किन किन चीज़ों पर बेस्ड होता है पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो बहुत चीज़ें तब बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तीसरा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रो पार्टिकल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी बहुत डीप लेवल पे बात करते हैं। एक छोटे से पार्टिकल में कितने पार्टिकल्स हैं वहाँ भी एनालिसिस हम लोग नहीं करते, उसके एनालिसिस करना है तो वहाँ पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई, और वो भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, इसलिए वो भी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैकेनिक्स होता है। तो सबकी अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं, पहले ही बता दिए कि इसमें जितने भी पेपर पढ़ने हैं सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और सब कॉन्सेप्चुअल पेपर होने वाले हैं। खास करके कि ये तुम्हारा 3rd पेपर और 4th पेपर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, ये दोनों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से भरे हुए हैं। इनके कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहला पेपर तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आसानी से कर लोगे वेक्टर एनालिसिस।
और हमारा पैरामीटर्स है। दूसरा उसका पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर का। तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी कुछ फैमिलियर हो गए मैकेनिक्स से, न्यूटन्स लॉ होल्ड होता है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, आसानी से उस चीज़ों को समझ जाओगे। दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, ये थोड़ा सा नई ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन हमारे चूँकि ये क्वांटम मैकेनिक्स सबसे टफेस्ट ब्रांच होती है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो बेसिक इंट्रोडक्टरी है, तो यहाँ पर सिलेबस हमारा छोटा है। बहुत सबसे छोटा पेपर अगर चारों पेपर में देखा जाए तो वो क्वांटम मैकेनिक्स का है, तो आसानी से पढ़ोगे तो वो चीज़ें भी अपने लेवल तक। हाँ नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स तो है बहुत टफ, जैसे जैसे एक्सट्रीम लेवल पर जाओगे उसकी एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लेवल तक जो हमारा सिलेबस डिजाइंड है कुछ हद तक हमको सहूलियत है, जो चीज़ें हमको पढ़नी है वहाँ तक चीज़ें हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। और ये थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर देख रहे हो कितना लेंदी, कितना सिलेबस हमको इसमें कम पढ़ना है और चीज़ों के बारे में जानना है, तब जाके कहीं एक पेपर हमारा कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद दूसरा पेपर है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, उसमें भी दो पार्ट है, एक एटॉमिक फिजिक्स और दूसरा मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो पहले एटॉमिक फिजिक्स जब क्लियर कर लोगे तभी मॉलिक्यूलर फिजिक्स की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो दोनों पेपर बहुत लेंदी होने वाले हैं, लेक्चर मिस मत करिएगा, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझे रहोगे तो इन फ्यूचर का अगर कभी भी फिजिक्स से सामना होगा तो इससे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़ेंगे, लगभग यही सारी चीज़ें आपको हायर एजुकेशन में भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बात हो गई न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारे पैरामीटर्स पे बात होगी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कम से कम सिलेबस हमको पता हो गया कि हमको पढ़ना क्या है, किन ब्योरों में बात करना है। अब एक एक यूनिट स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद एक रेफरेंस बुक्स भी लिख सकते हो अपने अपने के लिए। एक बुक में सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की हैं। एक आती है आर्थर बीजर की, जो नोट्स की बुक आती है, दो बुक है दो राइटर की, एक आती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, इसमें आप लोग गुप्ता कुमार या सत्य प्रकाश की बुक देख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम इतना आपको बता देंगे, समझा देंगे कि बुक पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट कर लो पूरा अपना, ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ये पूरा नोट कर लो कि कैसे हमको अपना पढ़ाई करना है, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो एक तरह से तुम्हारी नज़र में बना रहेगा कि क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया, क्या क्या हमको अब आगे पढ़ना है। क्या हाँ क्या बोलो? जी अनलोड्स, ARENUHOLDS। इसकी स्पेलिंग लिख लो, ARULDHAS है, ARULDHAS। बहुत अच्छी बुक है, साउथ के एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, लगभग हर एक चीज़ कवर किया हुआ है उस पर।
हो गया तुम्हारा, हो गया? चल अब अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट फर्स्ट है हमारा, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स अपना पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? पार्ट ए में मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स पे यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेजर एंड लेजर। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो, इसका मतलब क्या है, और फिर ये जानो कि इसके पास क्या ऐसे स्पेशल क्वालिटी है जिसको हम अपने ऑप्टिक्स ब्रांच में ना स्टडी करके यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या है आखिर लेजर मेजर जिसको हम ऑप्टिक्स में स्टडी करें, क्योंकि एक तरह का क्या है, लाइट सोर्स ही है। तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं, लेजर क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म में ही पूरी कहानी इसकी छिपी हुई है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। माइक्रोवेव ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और मेजर का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव या किसी कहीं कहीं ये लिखा है मॉलिक्यूलर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अभी पूरा मतलब नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे चलेंगे और वहाँ तक चीज़ों के लग। देखो मतलब क्या है कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है दिन प्रतिदिन बढ़ाना। जैसे एक फोटान हो और एक फोटान से दो फोटान बन गए, दो से एक, ये सिंगल दो बना दिया, ये दोनों दो बना दिया, एक दोनों, तो एक बंच के रूप में लाइट का क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन होने लगा, तो एक बंच के रूप में लाइट बाहर निकलने लगी। तो ये जो प्रोसेस जो होता है ये हमारा होता है एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। वो होता कैसे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लाइट का एम्प्लीफिकेशन यानी कि फैलाव कर सकते हो, एम्प्लीफाइड मतलब एम्प्लीफाई करके उसको ज़्यादा मात्रा में पढ़वाए। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट का जो भी रेडिएशन हो रहा है वो किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। अगर उसमें एब्जॉर्ब करे तो वो लाइट को एम्प्लीफाई करे तो वही हमारा क्या है, लेजर कहलाता है। देखो यानी एक तरह से निकल सकते हो कि लेजर और मेजर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस है। यानी लेजर और मेजर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस। अभी स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे चलेंगे आगे के लेक्चर पे तो वहाँ पर समझेंगे कि स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस क्या होता है, हमारे जो लेजर ट्रांजिशंस होते हैं वो क्या होता है। अभी तक बस इसका फुल फॉर्म हम जानने की कोशिश किए, ठीक, फुल फॉर्म समझ में आया। अब बात ये करते हैं कि आखिर ये भी जब एक लाइट सोर्स है और ऑलरेडी हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़े हैं कि उसमें हम लगभग लाइट या लाइट से रिलेटेड सभी फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं।
तो इस लाइट सोर्स के पास क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी है कि जो इसको हमको डिफरेंट बनाती है और हमारा जो नॉर्मल लाइट सोर्स है उससे इसको डिफरेंट बनाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पास 5 प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लगभग हम हर एक से फैमिलियर हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि मोनोक्रोमेटिक, दूसरी होती है कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल, पांच हो गया ना। अगर किसी लाइट सोर्स के पास ये 5, किसी भी लाइट सोर्स हो, अगर किसी भी लाइट सोर्स के पास ये 5 स्पेशल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तब हम कहेंगे कि वो लाइट सोर्स हमारा क्या है, लेजर है या मेजर। बहुत सिंपल सा तरीका है पढ़ने का और समझने का कि किसी भी लाइट सोर्स के पास, किसी बुक में नहीं लिखा, किसी भी लाइट सोर्स के पास अगर ये 5 स्पेशल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी 5 स्पेशल प्रॉपर्टीज कि मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल, हाई इंटेंस बीम और कोलिमेटेड, अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, तब हम कहते हैं कि वो लाइट सोर्स हमारा क्या है, लेजर है या मेजर। अभी ये भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कब कहेंगे कि वो लेजर है और कब कहेंगे कि वो मेजर है। लेकिन अगर जनरली किसी भी लाइट सोर्स में ये पांचों प्रॉपर्टी दिखती है तुमको, तब तुम कहोगे कि चलो कुछ आइडिया तो लग गया कि लेजर या मेजर वाले लाइट सोर्स किस तरीके के होते हैं। इसलिए क्यों इसको हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, क्यों डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़े, क्योंकि उसके पास ये पांचों स्पेशल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है जो कि हमारे नॉर्मल लाइट सोर्स में नहीं करती। इसीलिए इसको हम उस ऑप्टिक्स ब्रांच में स्टडी नहीं करते, बल्कि इसको चूँकि एडवांस अप्रोच है इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। अब तो ये तो बातें हो गई, लेकिन अब पांचों प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहिए कि होता क्या, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब होता है सिंगल, कहीं भी चीज़ मोनो वर्ड यूज आता है तो मोनो मतलब वो क्या होता है, सिंगल। और क्रोमेटिक मतलब होता है कलर, एक्चुअल में क्रोमेटिक मतलब कलर रिप्रेजेंट करता है। तो जानते हो कि हर एक पर्टिकुलर जो होता है कलर होता है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। पर्टिकुलर क्या होती है, वेवलेंथ होती है, उसकी एक रेंज होती है हर एक कलर की। तो मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, यानी कि इसमें एक कलर मतलब सेंस कर सकते हो कि वेवलेंथ, कलर मतलब एक सिंगल कलर होगा तो मतलब एक सिंगल वेवलेंथ होगी। तो यानी कह सकते हो मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होना चाहिए, उसके पास सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए। ये वेवलेंथ कहाँ से एसोसिएट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मोनो मतलब सिंगल, कलर मतलब एक कलर होगा, हर एक पर्टिकुलर कलर के पास वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ एक ही ना वेवलेंथ होगी हर एक कलर के पास, उसका ही पर्टिकुलर रेंज होगा। तो यानी कि मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या हो कि उसके पास सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक से नहीं समझ में आएगा तो सिंगल वेवलेंथ हमारे क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो स्पेशल लाइट सोर्स होगा उसके पास क्या होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोहेरेंट। ये तो तुम लोग बता सकते हो, पढ़े हुए कोहेरेंट की प्रॉपर्टी पढ़े होगे ना, जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ पढ़ाया गया होगा कि कोहेरेंट क्या होता है, पढ़े हो ना ऑप्टिक्स। हाँ, तो ऑप्टिक्स में सर जब इंटरफेरेंस पढ़ रहे होगे तो वहाँ सर बताए होंगे कि कोहेरेंट क्या होता है। बिना कोहेरेंट के इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। अच्छा, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये तो जो चीज़ें पढ़े हो पहले वही चीज़ जान लिया जाता है, वहाँ आगे बढ़ा, क्योंकि बिना इसको जाने तुम इंटरफेरेंस बता ही नहीं सकते। तो क्या सर बताए थे, क्या इंटरफेरेंस क्या जानते थे, इंटरफेरेंस बताओ कोई लोग। हाँ, किस कौन से सोर्स का, क्रोमेटिक सोर्स, वही तो पूछ रहे हैं जी। क्रोमेटिक मतलब जो क्या वेवलेंथ सेम होता है तो वो इंटरफेरेंस हो जाता है। थोड़ा तेज बोलो, क्या बोल रहे हो। जहाँ इंटरफेरेंस जो दो लाइट सोर्स, हाँ, दो क्रोमेटिक लाइट सोर्स, हाँ, और जिस
जिसका वेवलेंथ समान हो हाँ वो इंसिडेंट होती है, हाँ वहाँ पर इंटेंसिटी समान नहीं होती। यानी कह रहे दो लाइट सोर्स एक दूसरे से जहाँ कोइंसिडेंट इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, यही ना। जैसे एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है और एक लाइट सोर्स वहाँ से आ रही है, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ वहाँ नहीं होगा। क्यों? एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है, एक लाइट सोर्स से आ रही है, दोनों सेम वाट के हैं, ठीक है, दोनों सेम बल्ब है। एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है, एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस होगा? अरे भाई हम कह रहे दोनों सेम है ना, इंटेंसिटी भी कर दे रहे हैं सेम है। चलो अब बताओ इंटरफेरेंस होगा? हाँ तुम लोग बताओ इंटरफेरेंस होगा? हाँ जब पढ़ाया गया है तब पढ़ते हो नहीं हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो, डिफिनीशन रटने की कोशिश करते हो। देखो डिफिनीशन रट के कभी फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। जब तुमको सर बताए होंगे डिफिनीशन कि हर बुक में पढ़ोगे तो यही लिखा रहता है कि टू लाइट वेव्स का सुपर पोजिशन इज इंटरफेरेंस होता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगी होती कि वो जो दोनों लाइट सोर्स की वो बात कर रहा है वो कोहेरेंट लाइट ऑफ सोर्सेज होनी चाहिए। जब कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होगा वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा तो इंटरफेरेंस। लेकिन उस कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के पीछे बड़ी कहानी है। जनरली लोग यही बता देते हैं कि टू लाइट वेव्स का सुपर पोजिशन इंटरफेरेंस है, ये भी लाइट सोर्स है, ये भी लाइट सोर्स है, हम कह रहे सेम इंटेंसिटी के सब कुछ है, सुपर इम्पोज करें इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है ही नहीं। तो जब तक कोहेरेंट का मतलब नहीं समझोगे तब तक उसकी फिजिक्स कैसे बताओगे? और बार बार हम बोले, शुरू से ही बोल रहे हैं, हर एक पेपर में बोल रहे हैं कि एक्चुअल में किसी सब्जेक्ट की फिजिक्स कौन बताता है? उसके फिजिकल पैरामीटर्स। तो फिजिकल पैरामीटर्स हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उसकी फिजिक्स नहीं बता सकते। अब देखो कोहेरेंट सोर्सेज का क्या मतलब होता है? कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो सिंगल सोर्स होना चाहिए। किसी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? सिंगल सोर्स होना चाहिए। अब देखो सिंगल सोर्स होने से क्या होगा? सिंगल सोर्स अगर यही है तो जब सिंगल सोर्स है तो इससे जो लाइट वेव्स निकलेगी उसका वेवलेंथ नियरली सेम होगा, उसकी इंटेंसिटी नियरली सेम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होगी, उसका एम्पलीट्यूड नियरली सेम होगा, उसका जो फेज डिफरेंस बनेगा, यानी एक लाइट बीम यहाँ निकली एक लाइट बीम यहाँ निकली तो फेज डिफरेंस जो बनेगा वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होने लगेगी। कब? जब हमारा सोर्स एक हो। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट्स में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। और वो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होल्ड कब करेंगी? जब हमारा सोर्स क्या होगा? सिंगल सोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इंटरफेरेंस पढ़ते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है ऑप्टिक्स ब्रांच, लेकिन उस चीज़ों को समझे रहोगे तभी कर पाओगे। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बात कि कौन से लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाता है? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाता है। लेकिन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स की क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, ये समझोगे तभी ना आगे बता पाओगे। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होने का मतलब कि हमारे पास सोर्स कैसा होना चाहिए? सिंगल सोर्स होना चाहिए। सिंगल सोर्स होगा तो उससे जो भी वेवलेंथ निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उसकी वेवलेंथ सेम होगी, उसकी इंटेंसिटी सेम होगी और उसका जो फेज डिफरेंस बनेगा वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो जो हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज आपकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो उसमें यही सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है कि सोर्स सिंगल सोर्स, यानी कि एक लाइट सोर्स यहाँ से निकल रहा है, एक लाइट सोर्स यहाँ से निकल रहा, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करे तो इंटरफेरेंस होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सोर्स क्या है? अलग अलग है। अब एक ही लाइट सोर्स से दो वेवलेंथ निकले, एक और निकले एक दूसरा कोई और निकले और दोनों सुपर इम्पोज करें तब इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। समझ गए? तो दूसरा, और वही लाइट जब सुपर इम्पोज करेंगे कोहेरेंट, इसलिए देखो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में, वो पढ़े होंगे एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो ना, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग देखते हो कि एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, वहाँ से लाइट बीम निकलती है, मिरर लगा होता है तो टकरा के वहाँ से इधर आती है, M2 मिरर लगा ऊपर से टकरा के आती है तो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बनती है ना इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज क्यों बनती है? क्योंकि हमारा सोर्स जो लाइट का है वो एक ही सोर्स ऑफ लाइट होता था।
और कोहेरेंट सोर्स की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता था, तब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाए। और वही दो लाइट सोर्स से दोनों सुपरइम्पोज करती तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो कोहेरेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। जब कोहेरेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी तो उसका सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होगा ही। समझ गए? तो इस कोहेरेंट होने का मतलब समझ गए? कोहेरेंट होने का मतलब समझ गए? सिंपल क्या होना चाहिए? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, और सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होने से उसका जो वेवलेंथ होगा वो नियरली सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो नियरली सेम होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो नियरली सेम होगा, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो नियरली सेम होगा, उसका जो फेज डिफरेंस बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। इतनी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करने लगे। ये भी मतलब समझ गए, ये भी मतलब समझ गए। तीसरा है यूनी डायरेक्शनल। यूनी मतलब क्या होता है? सिंगल। डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन, मतलब जो भी लाइट सोर्स है वो सिंगल डायरेक्शन में जानी चाहिए। जैसे नॉर्मल लाइट हमारी ये जो है, ये लाइट जल रही तो ये सिंगल वेवलेंथ थोड़ी है, इसका देखो इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, हर पूरे डाइवर्स है ना, यानी कि इसका कई सारे लाइन लेंथ है। तो हमारे पास वो जो स्पेशल वाला लाइट सोर्स है, ये इसके पास कैसा होना चाहिए? यूनी डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? हाई इंटेंस बीम होनी, बहुत इंटेंस बीम होनी चाहिए। जो बीम निकले लाइट बीम वो बहुत इंटेंस होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। पांचवी क्या है? कॉलीमेटेड। ये बहुत अच्छा चीज़ है, वर्ड है। इसका नाम सुने हो कहीं? सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल तो करके आए हुए होंगे। दो तरह के प्रैक्टिकल करते होगे ना, एक ऑप्टिक्स का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जब ऑप्टिक्स का पढ़े होगे तो वहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर देखे होगे, इस पर प्रैक्टिकल भी करते होगे। स्पेक्ट्रोमीटर पढ़े होगे तो पता चला होगा स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर? सब लोग प्रैक्टिकल तो किए ही हो। स्पेक्ट्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है तुम्हारा प्रिज्म टेबल, एक तुम्हारा होता है टेलीस्कोप, एक तुम्हारा होता है कॉलीमेटर। 3 पार्ट होते हैं ना स्पेक्ट्रोमीटर के। अरे पूरा का ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर पे ही होता है। तो 3 पार्ट देखते होगे। तो एक होता है प्रिज्म टेबल, एक प्रिज्म टेबल टाइप का होता है जिसमें हम अपना जो भी लेजर या जो भी स्लिट कुछ भी रखना होता है उस प्रिज्म टेबल पे उसको रखते हैं। और दूसरा होता है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से जिसको हम लोग देखते हैं। और तीसरा पार्ट होता है कॉलीमेटर का। कॉलीमेटर क्या करता है कि जैसे हमारा एक सिंगल स्लिट रखे हो, तो सिंगल स्लिट में एक बहुत पतली सी एक लाइन होती है ना, उसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो कॉलीमेटर का क्या काम होता है, तो एक्चुअल में जब टेलीस्कोप से एक सिंगल स्लिट मान लो प्रिज्म टेबल पर रख दिए, तो जब टेलीस्कोप से देखते हो तो लाइन कई सारी ऐसी सिंगल स्लिट दिखने लगती है। तो हमारा एक्चुअल में जब वो सिंगल स्लिट रखे होते हैं उसमें एक सिंगल ही लाइन होती है, लेकिन हम जब देखते हैं टेलीस्कोप से तो कई सारी ऐसी ऐसी लाइन दिखने लगती है। तो एक्चुअल में ये कॉलीमेटर वो काम करता है। वो क्या करता है, जो भी लाइट बीम्स होती है उसको पैरेलल लाइट बीम्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो भी लाइट बीम्स दिखेगी सिंगल सोर्स से उसको क्या करता है, पैरेलल लाइट बीम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास एक स्लिट का जो एरिया है वो जब टेलीस्कोप से देखते हो कई सारी ऐसी ऐसी लाइंस, पैरेलल लाइंस दिखने लगती है। तो वो हमारा काम होता है इस कॉलीमेटर। इसलिए हर एक चीज़ के फंक्शनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोमीटर कभी नहीं समझ पाओगे अगर सारे पार्ट्स के बारे में एनालिसिस नहीं तुम्हारी रही। इसलिए जब वाइवा देने जाते हो किसी भी ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल का, तो टीचर सबसे पहले तुम्हारे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में ही पूछता है कि पहले स्पेक्ट्रोमीटर बताओ, पता तब तो सेट कर पाओगे, तब तो एनालिसिस कर पाओगे आगे कि क्या करना है, कि कॉलीमेटर का क्या वर्क फंक्शन है, टेलीस्कोप का क्या वर्क फंक्शन है, उसके प्रिज्म टेबल का क्या वर्क फंक्शन है, कैसे इसकी सेटिंग करते हैं, कैसे इसका अरेंजमेंट करते हैं, तब कहीं जाके अपने प्रैक्टिकल की तरफ अप्रोच कर पाते हैं। तो वहाँ पर कॉलीमेटर का बेसिकली का फंडा होता है कि लाइट बीम्स को पैरेलल लाइट बीम्स में कन्वर्ट करता है। वो कैसे करता है हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। वही काम यहाँ पर इस लेजर लाइट्स का भी होता है। ये भी पैरेलल लाइट बीम्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी लाइट सोर्स के पास अगर ये पांचों स्पेशल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं किसी भी लाइट सोर्स के पास, तब वो लाइट सोर्स हमारा क्या कहलाता है, लेजर कहलाएगा या मेजर कहलाएगा। एक चीज़ फंडा क्लियर हुआ, ये पांचों प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर हुआ है कि पांचों प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसका मतलब समझ में आया, क्यों ये डिफरेंट है ये समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि आखिर
मान लो कोई भी लाइट सोर्स है, उसके पास ये पांचों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी कर रही हैं, तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा लेजर है और कौन सा मेजर? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क हो। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करो, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो पढ़े भी होंगे। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करोगे तो ये हमारा मान लो रेंज जो है गामा रेंज का है, ये हमारा एक्स रेंज का है, ऐसे रेंज डिफाइन होती है ना। ये हमारा अल्ट्रा वायलेट रेंज का है, ये हमारा इंफ्रारेड रेंज का है, ये हमारा विजिबल रेंज का है, ठीक है। और ये हमारा विजिबल रेंज का है, अल्ट्रा वायलेट है हमारी विजिबल, ये इंफ्रारेड, ये हमारी माइक्रोवेव ये हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव। इस तरीके से हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तैयार होता है ना। तो यहाँ पर हमारा जानते हो कि दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी होता है, पढ़े होंगे कि न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा। यानी कि न्यू का लेमडा के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशनशिप है। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनलशिप का कनेक्शन एट पर्टिकुलर टाइम अगर किसी भी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करिए तो उसका वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये पैरामीटर्स की फिजिक्स जानना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होती है, किस रिलेशनशिप में होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलशिप के रिलेशन में होती है। यानी एट पर्टिकुलर टाइम अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, पढ़े होंगे इंटरमीडिएट बताया गया होगा कि वो गामा रेज से स्टार्ट होकर रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज तक जाती है। तो जैसे ही गामा से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ होता है वो इंक्रीज करता है। यानी कि गामा का वेवलेंथ कम होता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का वेवलेंथ अधिक होता है। यानी कि गामा से जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव की तरफ आगे जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि यहाँ पर इस गामा की वेवलेंथ कम होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। और इस रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ ज़्यादा होगी और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम। और इस गामा की वेवलेंथ ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होता है। एट पर्टिकुलर टाइम तो कोई इंक्रीज कर रहा है, यानी रेडियो गामा रेज से रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके अपोजिट होगी। तो हमारा जो लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं कि जिस भी लाइट सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, अगर उनका वेवलेंथ का जो रीजन है, वेवलेंथ का जो रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन या उससे ऊपर के रीजन में लाई कर रहा है, ध्यान देना, अल्ट्रा वायलेट रीजन या उससे ऊपर के रीजन में लाई कर रहा है, तो वो जो लाइट सोर्स होगा उस लाइट सोर्स को मेजर बोलते हैं। यानी अल्ट्रा यूवी है अल्ट्रा वायलेट से ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन से ऊपर के लाइट सोर्स में अगर रीजन में लाई कर रहा है तो वहाँ पर देख रहे हो वेवलेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि गामा से इंक्रीज होते हुए वेवलेंथ जाती है और रेडियो फ्रिक्वेंसी तक जाती है। तो जाहिर सी बात है इसके कंपेरिजन में ये सारी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन या उससे ऊपर के रेंज में जो भी वेवलेंथ लाई करता है, यानी कि जिस किसी भी लाइट सोर्स के बारे में बात कर रहे हो वो समझ नहीं पा रहे हो कि वो कौन सा लाइट सोर्स है, अगर वो लाइट सोर्स ये पांचों स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और उस लाइट सोर्स का जो वेवलेंथ का रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन से ऊपर के रीजन में लाई कर रहा है, तो वो जो लाइट सोर्स होगा वो कैसा लाइट सोर्स होगा, मेजर होगा, या माइक्रोवेव या मॉलिक्यूलर एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अगर वो लाइट सोर्स जिसके पास ये पांचों स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं और उसका जो वेवलेंथ का रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन या उससे नीचे के रीजन में लाई कर रहा है, तो वो हमारा कौन सा सोर्स ऑफ लाइट होगा, लेजर सोर्स। बहुत बेसिक फंडा है, बहुत बेसिक फिजिक्स है इसकी। और वो चीज़ें देखो ऐसे हम डिफिनीशन बता दें, बुक में तो डिफिनीशन लिखा रहेगा, डिफिनीशन से हम समझ नहीं पाएंगे, बस याद हो सकता है लेकिन उसकी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। ये प्रॉपर्टीज़ भी लिख दे तभी प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ पाएंगे हम, जब तक हर एक प्रॉपर्टीज़ का मतलब नहीं समझ में आएगा। मतलब समझ में आएगा तो अब देखो कोई भी क्वेश्चन अपने खुद से क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा लोग यही पूछ सकते हैं कि लेजर मेजर पढ़ रहे हो तो ये कैसे लाइट सोर्स से डिफरेंट है,
यानी वो ये भी तो एक तरह का जब लाइट सोर्स है तो इसको क्यों नहीं हम ऑप्टिक्स ब्रांच में स्टडी कर, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑप्टिक्स में लाइट सोर्स में स्टडी करते हैं और यहाँ पर जो लाइट सोर्स है उसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर जो भी लाइट सोर्स है उसके पास ये 5 स्पेशल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती, इसीलिए हम इसको अलग ब्रांच में स्टडी करने की कोशिश करें। अब वो कहेगा कौन सी 5 स्पेशल प्रॉपर्टीज है? मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल, हाई इंटेंस बीम और कॉलीमेटेड। तो पूछ, जाहिर सी बात है जब पूछ लेगा इसी में से क्या क्या सारी प्रॉपर्टीज है तो क्या इसका मतलब क्या है, क्या मतलब समझ रहे हो? तो इसका सारे का मतलब आसानी से समझा सकते हैं। मतलब क्लियर हो जाएगा तो अपने आप चीज़ समझ में आने लगे। जब सारी प्रॉपर्टी समझा दोगे तो कहेगा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा तो बताओ उसमें से कौन सा लेजर है और कौन सा मेजर। तब हमको बात करनी पड़ेगी, अपने स्पेक्ट्रम की बात करनी पड़ेगी, और स्पेक्ट्रम पे जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जिस भी लाइट सोर्स के बारे में बात करेंगे उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ तो हमको पता ही होगी ना। अगर उस लाइट सोर्स का वेवलेंथ पता है और उसके पास ये 5 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी हो गई, तो हम लोग उसके वेवलेंथ के रीजन के आधार पर उसको डिफाइन करेंगे कि अगर उसका जो वेवलेंथ का रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन या उससे ऊपर के रीजन में लाई कर रहा है तो वो जो लाइट सोर्स होगा वो हमारा मेजर लाइट सोर्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव या मॉलिक्यूलर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, या अल्ट्रावायलेट रीजन या उससे नीचे के रीजन में लाई करेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अभी बस बेसिक टर्मिनोलॉजी था कि क्या है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्या इसके पास इंपॉर्टेंस है। अब आगे इसका हर एक वर्ड अभी देखो तो लेजर और मेजर, तभी तो इतना ही समझ हो कि लेजर और मेजर है क्या। अभी इसके हर एक वर्ड से इसको हम खोखला करेंगे और इसका पूरी फिजिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि लेजर और मेजर क्या है, इसका एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या मतलब है, रेडिएशन क्या मतलब। जब हर एक वर्ड का मतलब समझ जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे कि लेजर एक्चुअल में है क्या, और कभी तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप अगर लेक्चर अच्छे समझे रहोगे, नोट्स क्लियर रहेगा तो अपने आप कभी नहीं भूलोगे, आसानी से तैयार। और ये इन फ्यूचर जब भी फिजिक्स से सामना होगा तो ये सब चीज़ें हायर एजुकेशन में यही सब चीज़ें तुमको पढ़नी रहेगी। ठीक, अब इसके बाद दूसरी बात आती है, जब यहाँ बात हो गई कि लेजर इंपॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंस है इसके बारे में जान लिए, तब उसके बाद बात आती है कि आखिर जो लेजर है और जो मेजर है, ठीक है, लेजर के बारे में बात करते हैं कि लेजर एक्चुअल में क्या है और कौन से ट्रांजिशन प्रोसेस को फॉलो करता है। क्योंकि एक ट्रांजिशन प्रोसेस है ना स्टिमुलेटेड एमिशन, तो स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर ट्रांजिशन प्रोसेस 3 तरीके के ट्रांजिशन प्रोसेस होते हैं। एक स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, दूसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस होता है, और थर्ड होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस होता है। यानी कि एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, 2 इमिशन प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर ये समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है या इमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, और कल के लेक्चर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे और कुछ नोट करते हुए अपना उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ पूछना है? एक ही दिन ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना चाह रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा 1-2 दिन धीरे धीरे चलें, और धीरे धीरे जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे पूरे लेक्चर के तो फिर आगे की तरफ पूरा हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक, थैंक यू।